हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। पावर फैक्टर क्या होता है। आपने इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होंगे या मैकेनिकल बैकग्राउंड से होंगे तो भी सुना ही होगा। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होंगे या 11th-12th में भी होंगे तो भी सुना होगा। तो मैं आज इसके बेसिक से आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। पावर फैक्टर की डेफिनेशन, एसी सर्किट में यूज़ होता है कि नहीं होता है, कौन कौन से लोड पे क्या लीडिंग रहता है, क्या लैगिंग रहता है, क्या यूनिटी रहता है करके मैं एक एक करके अभी आपको डिटेल बताता हूँ। पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर होता है किलोवाट अपॉन केवीए। यहाँ पे किलोवाट है रियल पावर और एक्टिव पावर, और ये है हमारा एपरेंट पावर। पावर फैक्टर का बेसिक डेफिनेशन है द रेशियो बिटवीन रियल पावर टू एपरेंट पावर और एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर। अभी पावर फैक्टर हम एसी सर्किट में यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, या डीसी सर्किट में यूज़ करते हैं कि नहीं करते, तो मैं आपको इसको अभी डिटेल बता देता हूँ। एसी सर्किट, डीसी सर्किट। पावर फैक्टर हम सिर्फ कंसीडर करते हैं एसी सर्किट में। हम डीसी सर्किट में पावर फैक्टर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है डीसी में। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो अभी मैं बता देता हूँ। हमारी फ्रीक्वेंसी डीसी सर्किट में होती है 0 हर्ट्ज और हमारी फ्रीक्वेंसी एसी सर्किट्स में होती है 50 हर्ट्ज। डीसी सर्किट में हमारा वोल्टेज और करंट एक ही लीनियर डायरेक्शन में फ्लो होता है। इंस्टेंटेनियस स्ट्रेट लाइन में हमारा करंट और वोल्टेज फ्लो होता है। और एसी सर्किट में क्या होता है, हमारा एसी सर्किट में एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म क्रिएट होती है। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, यहाँ पे हमारा करंट और वोल्टेज एक प्लस ये पॉजिटिव हो गया, मान के चलो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इस टाइप से हमारा एक एसी सर्किट में करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एसी सर्किट में ही आता है। डीसी सर्किट में हम इसको कंसिडरेशन में नहीं लेते। तो मैं अभी आपको पावर फैक्टर हम इंडस्ट्रीज़ में कौन से लोड पे डिपेंड रहता है और कौन से लोड पे नहीं रहता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम कॉमनली 3 लोड कंसिडरेशन में लेते हैं। एक होता है हमारा रेजिस्टिव लोड, सेकंड होता है इंडक्टिव लोड, और थर्ड होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमारे रेजिस्टिव लोड क्या होता है। इसमें पावर फैक्टर कितना होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले आपको बताते हैं रेजिस्टिव लोड इंडस्ट्री में कहते हैं कि सबसे अच्छा लोड माना जाता है। रेजिस्टिव लोड में हमारा पावर फैक्टर होता है 1, जो यूनिटी कहते हैं हम। सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होता है यूनिटी, जो हमारा रेजिस्टिव लोड में ही आता है। अभी मैं आपको इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करके बताता हूँ कि इसमें हमारा लोड जो है वो यूनिटी कैसे आता है। देखिए ये वेवफॉर्म ड्रॉ करता है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, जो हमारी एसी लोड में ही होती है। यह मान के चलते हैं हमारी ये डिनोट करते हैं इसको वोल्टेज से। सेकंड वेवफॉर्म जो ब्लैक पेन से अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया हमारी करंट। हमारा करंट अभी आप इसमें ग्राफ में वेव में देख सकते हो, हमारा वोल्टेज और करंट दोनों ही एक ही साथ स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ से और स्टार्ट होके यहाँ पे पूरी वेवफॉर्म हमारी खत्म हो रही है। कहीं पे भी आपको वोल्टेज ज़्यादा या करंट कम नहीं दिखेगा। मतलब इन द सेंस, कहने का सेंस ये है कि कहीं पे भी हमारा एक एंगल नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पे लैगिंग और लीडिंग का कोई भी फैक्टर ही नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा रेजिस्टिव लोड में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। अभी पावर फैक्टर को हम डिनोट करते हैं थीटा से, कॉस थीटा। अभी यहाँ पे हमारा
कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0। अभी कॉस 0 इक्वल टू होता है 1। अभी आपने मैथमेटिकली ये क्वेश्चन कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारी 1। इसका मतलब ये पावर फैक्टर होता है रेजिस्टिव लोड में 1। रेजिस्टिव लोड में हमारे कौन से लोड आते हैं? इसमें हमारे घर में जो लाइट होता है, जो भी चीज़ हीट होके ब्लो होती है, जो भी चीज़ हमारी हीट होके गर्म होने के बाद वो जो रोशनी देती है, वो इस लोड के अंदर इंक्लूड होती है। लाइट हो गया, अपनी प्रेस हो गई, प्रेस जो है आयरन बोलते हैं अपन, इस्त्री। थर्ड हो गई हमारी हीटर कॉइल, जो हम वाटर हीटर यूज में लेते हैं वाटर हीट करने के लिए। ये हो गया हमारा रेजिस्टिव के लोड में। अभी आपको ध्यान में रखना है हमारा पावर फैक्टर इसमें होता है 1, जो कि यूनिटी होता है। रेजिस्टिव लोड में हमारा पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है। अभी मैं आपको दूसरे लोड के बारे में बताता हूँ, जो है हमारा इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के बारे में अभी आप ध्यान से देखिए। इंडक्टिव लोड में पहले बता देता हूँ इसमें कौन कौन से लोड आते हैं हमारे, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं। जो भी इक्विपमेंट में कॉइल होती है, जो उसमें रोटर रोटेट होता है, जैसे अभी हमारे घर में होते हैं फैन, फिर मिक्सर हो गया, थर्ड वॉशिंग मशीन हो गया जहाँ पे मोटर आती है, मोटर जो हम इंडस्ट्रीज़ में मोटर रहती है, इंडस्ट्रीज़ में जो ब्लोअर रहते हैं उसके लिए जो रहते हैं, उसके लिए फैंस रहते हैं, ये सभी हमारे इंडक्टिव लोड में आते हैं। अभी यहाँ पे एक और बता देता हूँ आपको। इंडक्टिव लोड में इसमें हमारा पावर फैक्टर जो रहता है, इसमें पावर फैक्टर रहता है हमारा लैगिंग। कौन सा पावर फैक्टर? लैगिंग। क्यों लैगिंग रहता है, इसकी क्या वजह है, मैं अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ग्राफ जैसे मैंने रेजिस्टिव लोड में निकाल के दिया था, वैसे ही इसमें आपको ग्राफ के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये हमारी हो गई वोल्टेज की, यहाँ पे डिनोट करता हूँ वोल्टेज, और यहाँ पे अभी एक करंट की फॉर्म बना। हमारी करंट की, अभी आप इस साइनोसॉइडल वेव में देख सकते हो हमारा यहाँ पे वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले करंट बाद में आ रहा है। इसका मतलब करंट हमारा लैग हो रहा है कहीं ना कहीं। अभी देख सकते हो पहले वोल्टेज हमारा लाइन में फ्लो होने लगा है, उसके बाद करंट जो फ्लो होता है वो होता है। इसके बीच का जो एंगल रहता है वोल्टेज और करंट के बीच में, जो एंगल जो हमारा थीटा रहता है, उसकी जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। जैसे ये वोल्टेज है और ये करंट, इन दोनों के बीच में होता है 90 डिग्री का हमारा फेज एंगल। जो फेज एंगल होता है, अभी हम 90 डिग्री को कॉस थीटा की जगह 90 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हमारी इसकी कॉस 90 की वैल्यू हमारी 0 आती है। पर प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं। हमारी कॉस थीटा की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0 आती है, पर हमारी जो इंडक्टिव लोड में उसकी करंट वोल्टेज पहले फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, ऐसे करते करते एक एंगल क्रिएट होता है। वो स्टैंडर्ड एंगल जो रहता है हमारा 36.86 डिग्री का रहता है। अगर आप कॉस 36.86 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो 0.8 आती है। तो अभी ये आप देखते होंगे कई मोटर्स में हमारा पावर फैक्टर हम कंसिडरेशन करते हो 0.8 तक करते हैं, इसीलिए वो यही वजह है। अभी आप लैगिंग की वजह यही देखिए, आप ग्राफ से मैंने आपको समझा दिया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। यही एक है लैगिंग की वजह। जो इंडक्टिव लोड में हमारा जो है इंडक्शन जो होता है, तो उसमें वोल्टेज पहले फ्लो होने लगता है, उसके बाद करंट फ्लो होता है, तो यही वजह है। अभी मैं आपको एक कैपेसिटिव लोड के बारे में अभी मैं बताता हूँ।
कैपेसिटिव लोड में हमारे कोई लोड ऐसे होते ही नहीं कैपेसिटिव। हम कैपेसिटिव में हम कैपेसिटर जो लोड और बोलते हैं उसको हम कैपेसिटर ही यूज़ करते हैं। जो कैपेसिटिव लोड में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा लीडिंग होता है। आपने कई सुने नहीं होंगे कि हमने लीडिंग पावर फैक्टर कई इंडस्ट्री में यूज़ किया है। हमारा ऑलवेज पावर फैक्टर इंडस्ट्रीज में लैगिंग में ही रहता है। हम कैपेसिटिव लोड कैपेसिटर बैंक यूज़ करके उसको ऐड करके कैपेसिटिव लोड ऐड करके हम लैगिंग पावर फैक्टर को लैगिंग पावर फैक्टर को हम यूनिटी में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वेव फॉर्म का जो डिफरेंस है उसको कम करें, ताकि जो एंगल बना है वो कम करके हम उसको यूनिटी में लाने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटर बैंक जो होते हैं हम इंडस्ट्री में उसी के लिए यूज़ करते हैं। वैसा कैपेसिटिव लोड करके कोई भी हमारा होता नहीं है। तो अभी आपको और एक बात बता देता हूँ इस वीडियो में, जो आपने सुना होगा APFC पैनल, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। उसमें हम जो उसका लॉन्ग फॉर्म होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। इसमें हम पावर बैंक कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं, जिसका काम होता है जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है उसको यूनिटी तक कंट्रोल करने का, ताकि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी मेंटेन रहे या यूनिटी के आसपास रहे और हमारा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है और जो लोड है वो करेक्ट रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें।